हेलो फ्रेंड्स, आज हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में 2023 में पूछा गया बाल विकास के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। तो इसमें शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है। ऑप्शन ए मध्यमान, ऑप्शन 2 मध्यांक, ऑप्शन सी 3 प्रसार या ऑप्शन 4 बहुलक। तो आपको पता होगा कि केंद्रीय प्रवृत्ति इसमें पूछा गया मापक नहीं है, तो इसमें मध्यमान, मध्यांक और बहुलक ये तीनों ही केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक होते हैं, इसलिए इसका सही आंसर होगा प्रसार। प्रश्न 2, थॉर्नडाइक ने सीखने संबंधित मुख्य कितने सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। तो बच्चों आपको पता होगा थॉर्नडाइक ने SR सिद्धांत दिया था, स्टिमुलस रिस्पॉन्स सिद्धांत दिया था, तथा इन्होंने कुल मुख्य रूप से 3 मुख्य सिद्धांत और 5 गौण सिद्धांत दिए थे। तो जो 3 मुख्य सिद्धांत थे, पहला था तत्परता का सिद्धांत, जिसमें इन्होंने बताया था बच्चा जब तत्पर होगा, किसी चीज़ में रुचि लेगा तो वो कार्य आसानी से सीखता है। दूसरा सिद्धांत दिया था मुख्य में अभ्यास का सिद्धांत, और तीसरा दिया था प्रभाव का सिद्धांत। तो इसका मतलब इसका आंसर होगा थॉर्नडाइक ने सीखने के कुल कितने सिद्धांत दिए, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 मुख्य सिद्धांत। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है। ऑप्शन ए 100, ऑप्शन 2 205, ऑप्शन 3 270, ऑप्शन 4 306। तो बच्चों इसका आंसर होगा 270। आपको पता होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी शरीर बहुत ही लचीली होती है। उसका कारण ये होता है जो उनकी हड्डियाँ होती हैं इस तरीके से टुकड़ों में होती है, जो बाद में एक साथ इकट्ठा हो जाती है, इसीलिए उनकी हड्डियाँ जो होती हैं ज़्यादा पाई जाती है। 270। क्रिया प्रसूत का सिद्धांत का प्रतिपादक ऑप्शन 4 क्वेश्चन 4 जो है वो किसने दिया था। तो इसमें है ऑप्शन ए टॉलमैन, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी कोहलर या ऑप्शन डी हल। तो आपको पता होगा क्रिया प्रसूत का जो सिद्धांत होता है ये स्किनर ने दिया था। थोड़ा सा हम क्रिया प्रसूत सिद्धांत को जान लेते हैं। ये जो सिद्धांत जो था इसे कहा जाता है RS थ्योरी। तो हम देख रहे थे क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत, तो इसमें इसका आंसर होगा स्किनर। आपको पता होगा बच्चों इसमें जो स्किनर ने एक चूहा लिया था जिसको एक पिंजरे में बंद किया था, और जब वो लीवर पे कूदता था तो खाना गिरता था, तो इसी कहा जाता है RS थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 5, आपराधिक प्रवृत्ति की सर्वाधिक विकास कब होता है। ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी बाल्यावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था या ऑप्शन डी प्रौढ़ावस्था। तो बच्चों आपराधिक प्रवृत्ति की जो सर्वाधिक विकास होता है ये किशोरावस्था में होता है। इसका आंसर होगा सी। जैसे हम जानते हैं कि किशोरावस्था को कई नामों से भी जाना गया, जैसे हाल ने इसे तनाव और तूफान की अवस्था कही। ये एक ऐसी अवस्था होती है जिस समय बच्चों में लिंग का भेद होने लगता है। जो लड़का या लड़की होती है इनके शारीरिक बनावट में भी अंतर आने लगता है, और थोड़ा चिड़चिड़ापन आता है, माँ बाप की बातों से थोड़ा बहुत झगड़ा करते हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये किशोरावस्था में सारी आपराधिक प्रवृत्ति वाली चीज़ें आती हैं। इसमें क्वेश्चन 6, संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्तित्व में कठिनाई होती है। तो ऑप्शन ए शारीरिक विकास में, ऑप्शन बी बौद्धिक विकास में, ऑप्शन सी व्यावसायिक विकास में या ऑप्शन डी समायोजन में। तो संज्ञानात्मक विकास मतलब हम कोई चीज़ में संज्ञान कर रहे हैं, सोच रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। तो जब हम चिंतन करेंगे तो सबसे ज़्यादा किस चीज़ में कठिनाइयाँ आएंगी। तो शारीरिक विकास में हो सकती है मगर इसमें कमी होगी, व्यावसायिक विकास में नहीं। इसका आंसर होगा बौद्धिक विकास। तो बौद्धिक विकास में सबसे ज़्यादा कठिनाइयाँ आएगी। क्वेश्चन नंबर 7, किसी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान होता है। तो जो ये स्टेटमेंट दिया गया है एक वस्तु की चेतना का केंद्रीकरण अवधान होता है, ये डम्बिल ने कहा था। अवधान की परिभाषा दी थी कि एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान होता है, ये डम्बिल ने कहा है। बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है शैशवावस्था में, किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में या सभी में। तो बच्चों आपको पता होगा कि जीन पियाजे ने अपना एक सिद्धांत दिया था जिसमें उन्होंने 4 अवस्थाएं दी थी। जिसमें पहली अवस्था थी इनकी संवेदी गामक अवस्था, जो जन्म से 2 वर्ष के लिए थी। उसके बाद अगली अवस्था इनकी आई थी
आई थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष थी। उसके बाद जो तीसरी अवस्था थी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष थी। और उसके बाद जो अगली अवस्था आई थी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष के लिए। जो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसका मतलब ये पूर्ण रूप से अमूर्त रूप से चिंतन कर सकता है। तो ये जो अवस्था थी 11 से 15 वर्ष की अवस्था थी। तो इसका मतलब हमारा आंसर वो होगा, पूर्ण रूप से बुद्धि का विकास हो जाए, जो 11+ के लिए होगा। शैशवावस्था हमारी कम होती है, बाल्यावस्था हमारी कम होती है, और किशोरावस्था जो होगी वो 11+ में जाती है, इसलिए इसका आंसर जो है किशोरावस्था होगा। सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे प्रभावपूर्ण कारक कौन सा है? प्रेरणा, ध्यान, रुचि या स्मृति? तो हम चलिए ऑप्शन जो है पहला समझते हैं, स्मृति। अच्छा बच्चों, आप बताइए, यदि आपकी जो स्मृति है, अगर हम आपको कुछ सिखा रहे हो, आपने कोई भी CDP जैसे हम सिखा रहे हैं, मैथ्स कोई भी सब्जेक्ट सिखाते हैं, तो अगर आपको उससे वो चीज़ नहीं आती है पहले से, पहली बार सीख रहे हैं, तो क्या आप सीखेंगे? नहीं, आप सीखते हैं। इसलिए स्मृति कोई बहुत बड़ा कारण नहीं होता है। ध्यान, जब हम छोटे थे तब हम जब कोई भी चीज़ सीखते थे, हम आसपास के परिवेश से सीख जाते थे बहुत। अगर हम ध्यान उस चीज़ पे नहीं भी लगाते तो भी हम चीज़ें सीख जाते हैं। जैसे हमने बोलना सीखते हैं, कूदना सीखते हैं, खेलना सीखते हैं, इसके लिए हम कोई बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं लगाते। रुचि और प्रेरणा, इन दोनों में कौन सी हो सकती है? तो इसका जो मुख्य आंसर होगा, इसका होगा प्रेरणा, की सबसे महत्वपूर्ण कारण प्रेरणा को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, बालक की अभिप्रेरणा उत्पन्न करने के लिए प्रमुख स्रोत कौन सा है? उद्दीपक। अच्छा, हम कह सकते हैं यदि कोई चीज़ हमारे पास, उद्दीपक मतलब स्टिमुलस, जैसे हमें भूख लगी है तो हमें खाना खाना है, उसके लिए चाहिए, तो इसके लिए एक उद्दीपक एक कारण हो सकता है कि भाई खाना के लिए हमने कोई भी काम, प्रेरणा मिली। रुचि, अब थॉर्नडाइक ने एक तत्परता का नियम दिया था कि अगर बच्चा रुचि है बच्चे के अंदर तो वो काम सीख सकता है, इसलिए ये भी आंसर होगा। आवश्यकता, यदि हमें किसी चीज़ की आवश्यकता है तो भी हमें अभिप्रेरणा मिल सकती है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि हम 3 तो एक साथ लगा नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर 11, आनुवांशिकता का वाहक होता है RNA, केंद्रक, जीन्स या शिरा? तो इसका उत्तर होगा जीन्स। केंद्र की आनुवांशिकता का वाहक होता है जीन्स। व्यक्तिगत मापन में सबसे अच्छी विधि कौन सी होती है? ऑप्शन ए व्यक्तिगत, ऑप्शन बी वस्तुनिष्ठ, ऑप्शन सी प्रक्षेपण, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पहले हम एक एक विधि को समझते हैं। पहली विधि हमारी इसमें दी गई है व्यक्तिगत। व्यक्तिगत विधि में 2 लोग एक दूसरे से इंटरव्यू टाइप की बात होती है कि आमने सामने एक दूसरे से बात हो जाती है। तो अगर ये सोचिए, अगर आमने सामने बात करेंगे तो जो सामने वाला बंदा है, व्यक्ति है, वो अपनी अच्छी चीज़ें बताएगा, कभी बुरी चीज़ तो बताने नहीं जाएगा, तो इसलिए व्यक्तिगत तो होगा नहीं। दूसरा जी वस्तुनिष्ठ, हम आसपास के लोगों से ये चीज़ जानना चाहते हैं कि ये व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है। उसके बाद आया प्रक्षेपण विधि, इसमें हम उसको कोई ना कोई एक सिचुएशन देते हैं, उस सिचुएशन के तहत हम जो है उसको, उस व्यक्तित्व का मापन करते हैं। तो ये जो सबसे अच्छी विधि मानी जाती है ये होती है प्रक्षेपण विधि। भाटिया बैटरी परीक्षण किससे संबंधित है? अभिरुचि से, व्यक्तित्व से, बुद्धि से, या इनमें से कोई नहीं? तो भाटिया बैटरी परीक्षण है, बुद्धि से संबंधित होता है। शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो शिक्षा में सृजनात्मकता मतलब हम नई चीज़ सीखना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं। तो सोचिए हम क्या करेंगे? सीखना, तर्क, चिंतन या कल्पना? हम कोई भी नया करने से पहले उसके लिए पहले चिंतन करते हैं। तो अगर हम चिंतन करते हैं तो इसका उत्तर होगा चिंतन। पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की स्थिति है 2, 6, 4 या 3? तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर 4। बच्चों, इसी तरीके से हम आगे भी पुराने प्रश्नों को लाते रहेंगे और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे लाते रहेंगे।